नमस्ते बच्चों, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और आप सबका मैं स्वागत करता हूं कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी के इस वीडियो में। और इस कविता को जिसका हम पठन करने वाले हैं आज, उस कविता का नाम है मातृभूमि और इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो बच्चों, हम आगे बढ़ें इसके पहले इन अनुदेशों का पालन कीजिए ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और आराम से आप कविता का सरल अर्थ समझ सकें, कठिन शब्दों का भी ध्यान रख सकें। मैथिली शरण गुप्त के बारे में बच्चों मैं जानकारी दे दूं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ था और इनका निधन 12 दिसंबर 1964 में हुआ। ये इनका परिचय यहाँ चित्र सहित दिया जा रहा है। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली साहित्य में मील के पत्थर माने जाते हैं। आपकी रचनाओं में राष्ट्रीयता, भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के दर्शन होते हैं। आपने अपनी कृतियों में इतिहास की उपेक्षित नारी पात्रों का गौरव बढ़ाया है। बच्चों, अतिरिक्त जानकारी के रूप में मैं आपको इनका परिचय और देता हूँ। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं बच्चों कि ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे और हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। अब एक खड़ी बोली क्या है बच्चों? खड़ी बोली असल में ये खरी बोली, खरी यानी शुद्ध, ये वर्तमान हिंदी का जो आज हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो ये आज की जो आधुनिक हिंदी है ये इसी का रूप है। यही है खड़ी बोली जो हम हिंदी पढ़ते हैं। इस हिंदी में, इस खड़ी बोली हिंदी में संस्कृत के शब्दों की बहुलता करके वर्तमान हिंदी भाषा की सृष्टि की गई है। मतलब आज की जो हिंदी पढ़ते हैं हम, उसमें संस्कृतनिष्ठ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या हुआ, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि वह बोली जिस पर ब्रज या अवधि आदि की छाप ना हो, यानी ठेठ हिंदी, शुद्ध हिंदी। पहले जो हिंदी बोलते थे बच्चों हम, जो आपने पहले पुरानी हिंदी पढ़ी, उसमें ब्रज भाषा अवधि की शब्दावली ज़्यादा होती थी। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में पदार्पण और उनसे प्रेरित होकर मैथिली गुप्त शरण जैसे कवियों ने, लेखकों ने इस नई हिंदी का पालन शुरू किया और उसमें प्रथम जो महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं वो मैथिली शरण गुप्त। बच्चों, ये भी जानकारी आपको दे दूं कि उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। दद्दा मतलब दादा, जो बड़ा हो, ऐसे। और उनकी जो कृति है भारत भारती 1912 में ये रिलीज़ हुई थी। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई ये किताब और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी। इसलिए इन्हें राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कहा जाता है बच्चों। इनकी जयंती 3 अगस्त, ये महत्वपूर्ण बात है बच्चों, 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। अब इन्हीं की जो कविता हम यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चों, मातृभूमि, इस कविता का नाम है मातृभूमि यानी जन्मभूमि, हमारा देश। अब इनके बारे में आप जानते हैं बच्चों कि ऐसा कहा गया है कि जो जननी होती है, जननी और जन्मभूमि दोनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जननी तथा जन्मभूमि स्वर्ग से भी प्यारी मानी जाती है। संस्कृत का श्लोक है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका अर्थ ये होता है बच्चों कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी प्यारी होती है। जिस प्रकार माता का प्यार, दुलार और वात्सल्य अतुलनीय है, यानी इसकी तुलना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार जन्मभूमि का महत्व सभी भौतिक सुखों से कहीं अधिक है। हमारे पालन पोषण में जननी और जन्मभूमि दोनों का योगदान होता है। माता बच्चे को जन्म देती है, उसका लालन पालन करती है। उसी प्रकार जन्मभूमि, मातृभूमि विभिन्न प्रकार के अनाज, फल, मेवा आदि उत्पन्न करके हमारा पोषण करती है। मातृभूमि भी माता का ही एक रूप है। उसकी धूल में हंसते खेलते हम बड़े होते हैं। उसी के अन्न जल को ग्रहण करके हमारे शरीर और मस्तिष्क का विकास होता है। जन्मभूमि की संस्कृति और परंपराएं हमारे चरित्र के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा करती हैं। इसीलिए जिस प्रकार हम अपनी जननी या माता से लगाव रखते हैं, उसी प्रकार जन्मभूमि भी हमारे लिए वंदनीय है, प्यारी है। प्रस्तुत कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने हम सब की मातृभूमि भारत माता का गौरवगान किया है। यहाँ आपने भारत भूमि की हरितिमा, नदी, सागर, फल फूल, चांदनी प्रकाश आदि का सुंदर वर्णन किया है। साथ ही जन्मभूमि की विशेषताओं को भी दर्शाया है। हमें सदैव अपनी मातृभूमि का गौरवशाली इतिहास याद करते हुए उस पर गर्व करना चाहिए। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं कविता में। मातृभूमि, एक बार मैं इस कविता का वाचन करूंगा बच्चों, आप ध्यान से सुनिए।
मातृभूमि कवि मैथिली शरण गुप्त। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षड ऋतुओं का विविध दृश्य युत अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरनी करता तम का नाश है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। औषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातुवर रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं, हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ हैं। क्षमामयी तू दयामयी है क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारिणी शांतिकारिणी सुख करती है। शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। तो ये है बच्चों कविता मातृभूमि। इसका सरल अर्थ अब हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों आप ये देखिए कि ये संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें संस्कृत शब्द ज़्यादा आए हैं, तो इसीलिए इनके अर्थ भी आपको हर लाइन में लगभग कठिन शब्द आपको मिलेंगे, जिसके अर्थ भी मैंने साथ में आपको दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब मैं एक एक करके आपको पंक्तिबद्ध धीरे धीरे इनका सरल अर्थ बताऊंगा। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर यानी नीला आकाश, परिधान यानी वस्त्र, हरित पट हरे रंग का, सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला, मेखला यानी करधनी, कमर में पहनने वाला आभूषण। यहाँ देखिए कमर में पहनने वाला आभूषण करधनी कहते हैं इसे। रत्नाकर है, रत्नाकर यानी सागर। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि अपनी मातृभूमि भारत माता के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस भूमि पर दूर तक फैली हरियाली और अनंत आसमान का नीला रंग बहुत सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि धरती ने हरे व नीले रंग का सुंदर वस्त्र धारण किया है। हरे और नीले रंग का, नीला आसमान और हरा भरा हमारा देश, तो हरे और नीले रंग का सुंदर वस्त्र धारण किया है। सूरज और चांद युगों से इस भूमि का मुकुट बने हुए हैं तथा धरती और आसमान के बीच में फैला हुआ गोलाकार समुद्र बच्चों मेखला, करधनी और रत्नाकर यानी सागर। तो ऐसा लगता है कि धरती और आसमान के बीच में फैला हुआ एक गोलाकार जो समुद्र है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती ने अपने कमर पे समुद्र रूपी करधनी पहनी है। और अगर मैं अपने देश की बात कहूँ तो आप जानते हैं बच्चों, पूरब में बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल है और पश्चिम में अरब सागर। तो जिस तरह से चारों तरफ से समुद्र ने भारत को घेर रखा है, तो ऐसा लगता है जैसे वो करधनी है, भारत माता ने करधनी पहन रखी हो ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। मंडल यानी शोभा। तो नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन यानी यशोगान करने वाले। बच्चों पुराने ज़माने में बंदी जन हुआ करते थे जो राजाओं महाराजाओं के यश का गान करते थे। तो यहाँ पर भारत माता का यश के गान कौन करता है? खगवृंद यानी पक्षियों का समूह जो चारों तरफ उड़ता है, चार देश के कोने कोने में जाता है, देश विदेश में उड़ते हैं पक्षी, और वहाँ जाकर यहाँ वहाँ हर जगह हमारी भारत माता, हमारी मातृभूमि का यश गान करते हैं। शेष, यहाँ पे शेष का अर्थ है शेषनाग, शेषनाग का फन सिंहासन है। तो नदियाँ प्रेम प्रवाह। बच्चों आप जानते हैं कि हमारे देश में नदियों की कमी नहीं है, और इन्हीं पावन नदियों के जल से पूरे देश की प्यास बुझती है, खेत में किसान खेती कर पाते हैं। इन्हीं नदियों की अनवरत धारा जो नदी बहती है वो प्रेम की धारा जैसी लगती है।
फूल तारे मंडल हैं, यानी चारों तरफ खिले हुए फूल आसमान में तारा मंडल जैसे दिखाई देते हैं, चारों तरफ खिले हुए फूल। और उसके बाद जो कवि कहते हैं बंदी जन खग वृंद, बंदी जन खग वृंद यानी उन्मुक्त आकाश में चहचहाते हुए पक्षियों का दल यानी समूह, ऐसे जैसे मातृभूमि का यशोगान करते हैं, अपनी आवाज़ से अपने कलरव से मातृभूमि के यशोगान करते हैं, बंदी जनों की तरह, यशोगान करने वाले लोगों की तरह। और उसी प्रकार शेष नाग रूपी सिंहासन पर, शेष फन सिंहासन पर आसीन यानी बैठी हुई हमारी मातृभूमि, और इसका यशगान करते हैं हमारे पक्षियों का समूह। आगे बढ़ते बच्चों, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की, अभिषेक यानी जल छिड़कना यानी जल से नहलाना, बलिहारी इस देश की, बलिहारी यानी कुर्बान जाऊं, निछावर हो जाऊं इस अपने प्यारे देश पर। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो कवि कहते हैं बच्चों कि बादल अपने जल से जिस देश का अभिषेक करता हो, यानी हमारे देश पर बादल का प्यार अपने जल से वो छिड़कता है। हमारे देश में वर्षा की कमी नहीं है, पूरे देश में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम हर जगह वर्षा होती है। तो बादल अपने जल से जिस देश का अभिषेक करता है, उस भारत पर बलिहारी यानी अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए कवि तैयार हैं, हम तैयार हैं, हमारी मातृभूमि भारत की माता के लिए। कवि कहता है हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, तो सर्वगुण, सगुण यानी सभी गुणों से संपन्न, मूर्ति सर्वेश, सर्वेश यानी परमेश्वर, परम ईश्वर, तो सर्वगुण संपन्न परमेश्वर का सही साकार रूप है। हे भारत माता तुम्हें नमन है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, निर्मल तेरा नीर, नीर यानी पानी, जल, अमृत के सम उत्तम है। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, शीतल मंद सुगंध पवन, शीतल यानी ठंडा, मंद यानी धीमा, सुगंधित पवन हवा हर लेता श्रम है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपनी मातृभूमि की प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि यहाँ का शुद्ध और पवित्र जल, निर्मल शुद्ध पवित्र जल तेरा यानी माता का नीर अमृत के सम है, अमृत के समान है। यहाँ धीमी धीमी चलने वाली शीतल मंद सुगंध, मंद यानी धीमी, सुगंधित जो हवा है वो हर लेता श्रम है, शरीर की सारी थकान मिटा देता है। ऐसा तेरा नीर और ऐसा ऐसा तेरे देश में बहने वाली हवाएं ऐ माता। षड ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है, षड ऋतुओं का, यहाँ वर्ष भर 6 ऋतुओं के आने जाने का अनोखा क्रम हमको दिखता है। षड ऋतु यानी 6 ऋतुएं। बच्चों यहाँ पे मैंने 6 ऋतुओं को पिक्चर के माध्यम से दिखाया है, आप इसको समझने की कोशिश करें। इसका क्रम मैं आपको बताता हूँ कैसे है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि ग्रीष्म, हम ग्रीष्म शुरू करते हैं, समर, गर्मी। तो गर्मी का ताप, आप देखिए गर्मी का ताप, उसके नीचे वर्षा की फुहार, उसके नीचे शरद यानी ऑटम जिसे आप कहते हैं, शरद की स्वच्छता, फिर हेमंत यानी प्री विंटर और विंटर, तो हेमंत और शिशिर की सर्दी, और उसके बाद सबसे ऊपर है ऋतुराज बसंत, स्प्रिंग का मौसम। तो ये 6 ऋतुएं बारी बारी से हमारे देश को जो है इसका क्रम हमारे देश में हमको दिखाई देता है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, हरियाली का फर्श नहीं मतलब यह चारों ओर फैली हरियाली का फर्श किसी मखमल से कम नहीं लगता। ऐसा हमारा देश है जहाँ 6 के 6 ऋतुएं अद्भुत क्रम से आती हैं बच्चों, किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे देश में। शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, शुचि सुधा सींचता रात में, शुचि यानी पवित्र शुद्ध, तुझ पर चंद्र प्रकाश है। हे मातृभूमि दिन में तरणी, तरणी यानी सूर्य, करता तम का नाश है, तम यानी अंधकार। कवि कहते हैं कि उसकी मातृभूमि को रात में चंद्रमा, शुचि सुधा सींचता, शुचि यानी पवित्र, सुधा यानी अमृत, तो अपने अमृत रूपी पवित्र किरणों से सींचता है चंद्र रात में। और है मातृभूमि दिन में तरणी,
दिन में सूर्य की किरणें करता तम का नाश है। दिन में सूर्य किरणें अंधकार का नाश करती हैं, यानी बुराई का नाश करती हैं। बच्चों, ये कविता थोड़ी बड़ी है, समझाने में भी वक्त ले रही है, इसलिए मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा और इसका अगला हिस्सा हम अगली क्लास में अगली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, मुझे भी पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा। और अगर नहीं लगा या कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।